चलिए स्टार्ट करें इस सेशन को फ्रेंड। हम बात कर रहे हैं ताप और ऊष्मा, जो टॉपिक है हमारा रीट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और इसका मैंने पार्ट फर्स्ट और अपलोड कर दिया है, आप उसको पहले ज़रूर देखिए। ये पार्ट सेकंड है जिसमें कुछ और क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है, आपकी आरबीएससी बुक से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, निम्न में से ऊष्मा का चालक नहीं है, एल्यूमिनियम, तांबा, एबोनाइट और लोहा। तो ऊष्मा का चालक पूछ रहे हैं, कौन सा नहीं है, तो एबोनाइट जो है ये ऊष्मा का चालक नहीं है, ठीक है ना, यानी कि ऊष्मा का कुचालक है। देखो एक तो होते हैं ऊष्मा के चालक और एक होते हैं ऊष्मा के कुचालक। ऊष्मा के चालक में कौन कौन आता है, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, ठीक है ना, जैसे कि धातुओं की हम बात करें। और वहीं पे अगर हम बात करें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, एबोनाइट, ऊनी कपड़ा, ये क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं फ्रेंड, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण किनमें होता है, चालन विधि द्वारा, केवल चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण किनमें होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में या इन सभी में। नहीं, इसका आंसर रहेगा केवल ठोस में। चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल किनमें होता है, ठोसों में होता है फ्रेंड, ठीक है ना। चालन का मतलब कि ऊष्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, वायु व जल ऊष्मा के सुचालक हैं, कुचालक हैं। वायु सुचालक व जल कुचालक है और जल कुचालक व वायु सुचालक है। ये तो सेम से क्वेश्चन बन, ऑप्शन बन गए दोनों, लेकिन इनमें से आपका आंसर क्या है, वायु व जल ऊष्मा के क्या है, तो आपका आंसर रहेगा कुचालक है फ्रेंड, ठीक है ना, क्या है, कुचालक है। इसलिए तो हम कहते हैं कि वायु जो यदि ऊनी कपड़ों के छोटे छोटे छिद्रों में वायु भरी होती है तो क्या होता है कि ऊन तथा वायु के जो ऊष्मा के कुचालक होने के कारण शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती और जो हमारा क्या होता है, सर्दी से बचाव हो जाता है। इसी प्रकार क्या होता है कि सर्दियों में दो कंबल एक साथ ओढ़ने पर कंबलों के बीच वायु की परत बन जाती है, ठीक है भाई, जिससे ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती और हमारा सर्दी से क्या होता है, बचाव होता है फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन इसमें ऑप्शन और बन सकता है कि भवन निर्माण में जो होता है खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए तो कमरों पर सर्दी या गर्मी का प्रभाव कम होता है। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा संचरण की विधि जिसमें अणु स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा का संचरण करते हैं, संवहन, विकिरण, चालन या ये सभी। तो जिसमें अणु जो है वो स्वयं गति करते हैं तो वो विधि होती है संवहन की विधि फ्रेंड्स। कौन सी होती है, संवहन की विधि होती है। और संवहन का गुण किस में होता है, वायु में होता है और जल में, यानी कि द्रव और जो गैस होती है उनमें क्या होता है, संवहन का गुण पाया जाता है फ्रेंड। संवहन में होता क्या है, जो हम कहें ऊष्मा पाकर जो हल्के कण है वो तो ऊपर उठ जाते हैं और जो ऊपर के ठंडे कण है वो ऊष्मा को ग्रहण करने के लिए नीचे की ओर आते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। तो अणुओं का स्थानांतरण होता रहता है। संवहन विधि द्वारा ऊष्मा संचरण होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, द्रव व गैस दोनों में। तो द्रव और गैस दोनों में होता है संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण। अगर हम आपको 7th क्लास में एक देखो प्रैक्टिकल भी दे रखा है कि द्रव के लिए अपने कैसे पता लगा सकते हैं। जल में थोड़ा क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट लेकर जब उसको हम गर्म करते हैं फ्रेंड तो क्या होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के कण जो हैं वो धीरे धीरे पिघल कर क्या होता है कि वो पानी के साथ ऊपर की ओर गति करते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा पाकर क्या करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, हल्के हो जाते हैं और ऊपर बढ़ते हैं। और वहीं पे अगर बात करें जो पानी का बाकी एरिया जो होता है वो ठंडा होने के कारण नीचे की ओर आता है ऊष्मा को ग्रहण करने के लिए। संवहन के कारण वायु के अणु ऊष्मा लेकर हल्के हो जाते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। हल्के कण नीचे से ऊपर जाते हैं, ये भी सत्य है। वायु के ऊपर के ठंडे अणु ऊष्मा लेने के लिए नीचे की ओर आते हैं और ये सभी, तो ये बिल्कुल संवहन के कारण ये सभी घटनाएं होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी होगा। संवहन के अनुप्रयोग हैं कौन कौन से, संवातन यानी कि रोशनदान, चिमनी और पवन का चलना, महासागरीय धाराएं और ये सभी अनुप्रयोग हैं संवहन के, ठीक है ना। कैसे, संवातन या रोशनदान की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे मुंह से जो जब हम सांस छोड़ते हैं तो मुंह से जो निकलने वाली हवा है, ठीक है ना, वायु जो होती है वो सामान्य वायु से क्या होती है, थोड़ी गर्म होती है और कम घनत्व वाली होती है, जिस कारण वो ऊपर उठकर छत के पास बने हुए जो रोशनदान होते हैं वहाँ से क्या होते हैं, बाहर चली जाती है।
और खिड़की दरवाज़ों से क्या होती है, स्वच्छ वायु अंदर आती है। ठीक है फ्रेंड। चिमनियों की बात करें तो घरों और कारखानों से जो निकलने वाला धुआं है और गैसें गर्म होने के कारण ऊपर उठते हैं तथा चिमनी द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें महासागरीय धारा वाली, तो इसमें क्या होता है कि विषुवत रेखा के आसपास क्या होता है, ध्रुवों की तुलना में जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान होता है ज़्यादा और ध्रुवों पर तापमान होता है कम। तो क्या होगा कि जो विषुवत रेखा पर जो जल है वो किधर की ओर गति करेगा, ध्रुवों की ओर गति करता है, या वहाँ की जो वायु है वो ध्रुवों की ओर गति करती है। नेक्स्ट देखिए, श्वसन से निकाली गई वायु सामान्य वायु से गर्म होती है, कम घनत्व वाली होती है। ए व ब दोनों सही हैं। सामान्य वायु से ठंडी व अधिक घनत्व वाली होती है। तो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो को दोबारा सुनिए। ए और ब दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना। श्वसन के द्वारा जो छोड़ी गई वायु है वो सामान्य वायु से गर्म भी होती है और कम घनत्व वाली होती है, इस कारण ऊपर उठेगी और संवहन के माध्यम से क्या होता है, उसका स्थानांतरण होता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह जल जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बढ़ता है, ठीक है, या बहता है, उसको हम बोलते हैं गर्म जल की धारा, ठंडे जल की धारा, ए व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से रखिए, जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो जल जाता है उसको हम बोलते हैं गर्म जल की धारा, और जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जो ठंडा जल आता है उसको हम बोलते हैं ठंडे जल की धारा बोलते हैं। तो अभी के लिए इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा गर्म जल की धारा। नेक्स्ट देखिए, समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली वायु क्या कहलाती है, थल समीर, समुद्र समीर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र से स्थल की ओर जो वायु चलती है वो कौन सी होती है, समुद्र समीर होती है फ्रेंड। ठीक है ना। होता क्या है कि दिन के समय जो होता है स्थल का तापमान ज़्यादा होता है, तो वहाँ की जो वायु है वो ऊष्मा पाकर गर्म होकर क्या होगी, हल्के होने के कारण कण जो होते हैं वो वहाँ से हटेंगे और समुद्र से वायु के कण किधर एंटर करेंगे, स्थल की ओर। तो समुद्र से स्थल की ओर जो होते हैं वायु के कण जब चलते हैं तो ऐसी समीर को या ऐसी हवा को हम बोलते हैं समुद्र समीर बोलते हैं। वहीं रात्रि के टाइम क्या होता है कि स्थल का तापमान थोड़ा ठंडा होता है तो क्या होगा कि जो है थल यानी कि थल से समुद्र की ओर क्या होती है फिर समीर चलती है, तो इसको हम बोलते हैं थल समीर के नाम से इसको हम जानते हैं फ्रेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु आवश्यक माध्यम कौन सा है, ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनको हम कह सकते हैं प्रकाश किरणें, है ना, सूर्य के प्रकाश को हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए आवश्यक माध्यम कौन सा है, तो तीनों ही नहीं माध्यम आवश्यक इसमें। ठीक है ना। यानी कि निर्वात में भी गमन कर सकती हैं कौन सी तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, या सूर्य का जो प्रकाश होता है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण के माध्यम से क्या होता है, विकिरण विधि द्वारा सूर्य के प्रकाश का क्या होता है, गमन होता है। विकिरणों के रूप में ऊष्मा वातावरण तक किनके द्वारा पहुंच सकती है, हीटर, अंगीठी, गर्म बर्तन और मानव शरीर के द्वारा, और इन सभी के द्वारा। तो बिल्कुल इन सभी से, हीटर से, अंगीठी से, गर्म बर्तन से और मानव शरीर से विकिरणों के रूप में ऊष्मा क्या होती है, वातावरण तक पहुंचती है। तो ये सभी इसके ऑप्शन होंगे। और यहाँ तक कि जो गर्म वस्तुएं होती हैं उनमें से जो निकलने वाली तरंगें होती हैं या किरणें होती हैं, तो याद रखना वो कौन सी होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं। कौन सी, अवरक्त किरणें होती हैं। ये आपके 7th क्लास की RBSE में लिखा हुआ है एक बॉक्स के अंदर, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। जब वस्तु पर ऊष्मीय विकिरण गिरते हैं तो कौन सी क्रियाएं होती हैं, परावर्तन, अवशोषण, पारगमन या उपयुक्त सभी। बताइए, जब वस्तु पर ऊष्मीय विकिरण गिरते हैं तो कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो ये सभी प्रकार की क्रियाएं इसमें होती है। ठीक है ना। परावर्तन भी होता है, अवशोषण भी होता है, पारगमन भी होता है। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं फ्रेंड। चमकीली वस्तुएं होती हैं अच्छी परावर्तक, अवशोषक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो चमकीली वस्तुएं हैं जिसको हम, ये धातुओं का गुण होता है ना चमकीली वस्तुएं, तो जो धातुएं होती हैं वो अच्छी परावर्तक होती हैं। क्या होती हैं, अच्छी परावर्तक होती हैं फ्रेंड। विकिरण का अधिक अवशोषण कौन कर सकता है, विकिरणों का अधिक अवशोषण कौन कर सकता है, सफ़ेद वस्तुएं, काली वस्तुएं, गहरे रंग के कपड़े, व वैसा दोनों।
तो जो गहरा रंग होता है ना वो क्या करता है, विकिरणों का अधिक अवशोषण करता है, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये किन के द्वारा होता है, या तो काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं वो ज़्यादा करती हैं, या जो गहरा रंग जहाँ पे भी आपको दिखता है तो वो क्या करते हैं, विकिरणों को अधिक अवशोषित करते हैं। इसीलिए गर्मी के टाइम क्या होता है, सफ़ेद कपड़े हम पहनते हैं ना, सूती वस्त्र जो पहनते हैं, ताकि वो क्या करें, ऊष्मा का ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तन करें, उसको अवशोषित ना कर सके, और हमारा शरीर क्या होता है इसमें ठंडा महसूस हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यानी कि जो है काली वस्तुएं और गहरे रंग के कपड़े ये क्या होते हैं, अधिक अवशोषक होते हैं। जब किसी पारदर्शी वस्तु पर विकिरणें गिरती हैं तो परावर्तन होता है, अवशोषण होता है, पारगमन होता है, या ये सभी। तो जब किसी पारदर्शी वस्तु पर विकिरणें गिरती हैं ना, तो ये तीनों प्रकार की घटनाएं होती हैं। कुछ परावर्तन भी होता है, कुछ अवशोषण भी होता है, और कुछ कुछ का क्या होता है, पारगमन भी हो जाता है फ्रेंड। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ये उपयुक्त सभी। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन केवल 7th क्लास की बुक से। ठीक है ना, पार्ट तो 3rd भी अपलोड होगा आपका ताप और ऊष्मा से संबंधित, लेकिन यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे ये मैंने सारे के सारे आपके इंक्लूड किए हैं। कहाँ से, केवल 7th क्लास की RBSE बुक से। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के बाद कुछ रह नहीं जाता इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।